प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज हम इस वीडियो व्याख्यान में आपके साथ भूविज्ञान की महत्वपूर्ण शाखा जीवाश्म विज्ञान यानी पैलेंटोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक सूचक जीवाश्म यानी इंडेक्स फॉसिल और फॉसिल्स के प्रिजर्वेशन के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में मैंने आपको जीवाश्म यानी फॉसिल्स तथा जीवाश्म विज्ञान पैलेंटोलॉजी से संबंधित प्रारंभिक जानकारी आपको प्रदान की थी। आज के इस व्याख्यान में उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम फॉसिल्स में जो सूचक जीवाश्म होते हैं उनके बारे में यानी इंडेक्स फॉसिल्स के बारे में पहले चर्चा करेंगे। इंडेक्स फॉसिल या जिसे गाइड फॉसिल्स भी कहते हैं, सूचक जीवाश्म भूविज्ञान में अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। स्तरित सेल समूहों यानी हम जब स्ट्रेटिग्राफी की बात करते हैं तो उसमें स्तरित सेल समूहों की कुछ इकाइयों में कभी कभी जीवाश्मों की कुछ विशिष्ट जातियां, वंश या समूह पाए जाते हैं। ये जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं बायोलॉजिकल, तो जातियां, वंश, समूह इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर स्तरित सेल समूहों की कुछ इकाइयों में कभी कभी जीवाश्मों की कुछ विशिष्ट जातियां, वंश या समूह पाए जाते हैं। ये जीवाश्म शैलों के सहसंबंध स्थापित करने में अत्यधिक महत्व के होते हैं। यानी ये फॉसिल्स रॉक्स के कोरिलेशंस में अलग अलग क्षेत्रों में जो चट्टानें पाई जाती हैं उनका सहसंबंध ज्ञात करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ये जीवाश्म सेलों के सहसंबंध स्थापित करने में अत्यधिक महत्व के होते हैं। जीवाश्मों की इन तीनों अर्थात जातियां, वंश और समूहों को सूचक जीवाश्म या निर्देशक जीवाश्म अर्थात इंडेक्स फॉसिल या गाइड फॉसिल्स कहते हैं। अब इनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं इंडेक्स फॉसिल्स के, सूचक जीवाश्म के? सूचक जीवाश्मों में निम्नलिखित लक्षण अपन अगर कहें तो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो डिफाइंड किए गए हैं टेक्स्ट बुक में, कौन से कैरेक्टर्स हैं जिससे किसी फॉसिल को हम इंडेक्स फॉसिल कह सकते हैं। तो उन इंडेक्स फॉसिल को वो जो उसके विशेष कैरेक्टर्स हैं जिसके कारण उसे इंडेक्स फॉसिल कहा जाता है, उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सूचक जीवाश्मों का भूवैज्ञानिक वितरण सीमित होता है, अर्थात उनका अस्तित्व अधिक काल तक नहीं रहता। इसका मायना यह है कि ये जो फॉसिल्स हैं, चाहे वो फ्लोरा हो या फाउना हो, उनका टाइम स्केल के हिसाब से, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से उनका वितरण एक सीमित अवधि तक का ही होता है। परंतु इसके उल्टे उनका भौगोलिक वितरण विस्तृत होता है, अर्थात उस न्यून काल में ही वे पृथ्वी के दूर दूर के क्षेत्रों में वितरित हो जाते हैं। अर्थात वे प्राणी या वनस्पति के अवशेष जो लिमिटेड जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जियोग्राफिकली वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उनमें विभिन्न वातावरण के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने की क्षमता होती है। नेचुरली जब वो एक छोटे से जियोलॉजिकल टाइम स्केल में वाइड स्प्रेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच जाते हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जलवायु और विभिन्न वातावरण में उनमें रहने की उनमें अनुकूलताएं आ जाती हैं। क्योंकि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न वातावरण पाए जाते हैं, अतः वे प्राणी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अभिगमन करते हैं जिनमें स्वयं को वातावरण के अनुसार ढालने की क्षमता होती है। सूचक जीवाश्म के अन्य लक्षणों में उनका सरलता से पहचानने का योग्य होना,
इंडेक्स फॉसिल है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन भी थोड़ी सरल होनी चाहिए तथा पर्याप्त संख्या में उनके नमूने उपलब्ध होने चाहिए। तो ये अगर हम इस तरह से कहें कि इंडेक्स फॉसिल वो होते हैं जो जियोलॉजिकल टाइम फ्रेम में लिमिटेड अवधि में रहते हैं, लेकिन उनका उस अवधि में जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन खूब होता है, उनमें एडेप्टेशन होती है पावर अलग से, ताकि वो विभिन्न वातावरण में अपने आप को अनुकूल करते हुए वहाँ उन विभिन्न क्षेत्रों में वो रह सकते हैं, तथा उनकी आइडेंटिफिकेशन इजी होनी चाहिए और नंबर ऑफ सैंपल्स उनके पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। ये सब कैरेक्टर्स अगर उनमें हैं तो उन्हें हम सूचक जीवाश्म या इंडेक्स फॉसिल कहते हैं। अब अगर इसको हम परिभाषित करने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं सरलता से प्राप्त और सरलता से ही पहचानने योग्य सीमित भूवैज्ञानिक समय में जियोग्राफिकली वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड जो फॉसिल्स होते हैं उन्हें हम इंडेक्स फॉसिल कहते हैं। लिमिटेड जियोलॉजिकल टाइम स्केल, वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद अनुकूलताएं उसमें होती है, इसलिए वो विभिन्न वातावरण में भी अपने आप को एग्जिस्ट रख पाते हैं और ऐसे जीवाश्मों को हम सूचक जीवाश्म कहते हैं। ये विभिन्न कैरेक्टर्स जिनमें होते हैं उन्हें हम सूचक जीवाश्म कहते हैं। ऐसे जीवाश्मों की संख्या बहुत ही कम है जो इन शर्तों को पूरी करते हैं। सूचक या अन्य किसी भी जीवाश्म का भौगोलिक या भूवैज्ञानिक वितरण उनके अस्तित्व काल, वातावरण, अभिगमन मार्ग और ऐसे अवरोध जिन्हें पार न किए जा सके उन पर निर्भर करता है। ट्राइलोबाइट्स, ग्रेप्टोनाइट्स, एमोनाइट्स और कोरल की कुछ जातियां सूचक जीवाश्म के उदाहरण के रूप में हम पढ़ते आए हैं और ये एक इंडेक्स फॉसिल्स के अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से हम इस व्याख्यान के पहले चरण में आज हमने सूचक जीवाश्म अर्थात इंडेक्स फॉसिल के बारे में आपके साथ जानकारी साझा की। इस व्याख्यान के दूसरे चरण में अब हम जीवाश्म के परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स के बारे में चर्चा करेंगे। जीवाश्म की विविध आवश्यकताओं के विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए। किसी प्राणी के जीवाश्म बनने के लिए उसका परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन होना परम आवश्यक है। परिरक्षण कुछ विशेष परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिस पर उसका परिरक्षण आसानी से हो जाए, उस पर हम अब चर्चा करेंगे। सबसे पहले है अस्थिपंजर या कवच का होना यानी स्केलेटन या शेल। प्राणियों की देह यानी उनकी बॉडी बहुधा मांसल अथवा कोमल और कठोर भागों की बनी हुई होती है। कठोर भाग को अस्थिपंजर या कवच कहते हैं। मृत्यु के उपरांत मांसल भाग शीघ्र ही क्षय होकर नष्ट हो जाता है। यदि प्राणी की देह केवल मांसल भाग की ही बनी हुई है, उदाहरण के तौर पर जैसे हम जेलीफिश को लें, तो स्वाभाविक है कि कुछ समय उपरांत उसका कोई अवशेष नहीं बचेगा। अतः जीवाश्मन के लिए अत्यंत आवश्यक है कि देह में कोई कठोर भाग अवश्य होना चाहिए, जैसे अस्थियां यानी बोन्स, जो कि उस प्राणी के मरणोपरांत सरलता से नष्ट नहीं हो और उनका परिरक्षण हो सके। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है दबना या बरियल। जीवाश्म के लिए केवल कठोर भाग का होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन उसका पृथ्वी के अंदर किसी प्रकार से दबना भी आवश्यक है, अन्यथा वह इधर उधर शीघ्र ही बिखर कर नष्ट हो जाएगा। थलचर प्राणियों की अपेक्षा जलचर प्राणियों के जीवाश्म की संभावना अधिक होती है, क्योंकि समुद्र और झील आदि में मिट्टी और बालू का निक्षेपण अधिक होता है। यही कारण है कि जीवाश्म के रूप में थलचर की अपेक्षा हम जलचर प्राणियों की
बहुतायत देखते हैं। तो परिरक्षण के लिए दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए। पहले उनका हार्ड पार्ट्स कुछ होना चाहिए, दूसरा उनका मरणोपरांत उनका जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कहीं न कहीं दबना चाहिए, उनको बालू के डिपॉजिट्स में या किसी अन्य डिपॉजिट्स में उनका बरियल होना आवश्यक है। तीसरा, अस्थिपंजर की भौतिक संरचना और रासायनिक संगठन भी इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अस्थिपंजर की भौतिक संरचना और रासायनिक संगठन का भी जीवाश्मन की क्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि कवच अत्यंत पतला और कमजोर है, जैसे कि आर्गोनोटा का कवच, तो वह सरलता से टूट फूट जाएगा। इसी प्रकार स्पंजेज का अस्थिपंजर जालीदार होता है, जो अनेक छोटी छोटी सिलिका की सुइयों जैसे भागों का बना होता है। ये सुइयां जीवित अवस्था में पेशियों की सहायता से एक दूसरे से जुड़ी रहती है, परंतु मरणोपरांत ये सुइयां बिखर कर नष्ट हो जाती है। दूसरी ओर जिन प्राणियों के कवच सुदृढ़ होते हैं, जैसे प्रवाल और मोलस्का यानी कोरल्स और मोलस्क्स, तो वे जीवाश्म के रूप में बहुतायत पाए जाते हैं। अस्थिपंजर की भौतिक संरचना में भी अधिक महत्वपूर्ण उनका रासायनिक संगठन है। कुछ प्राणी जैसे कि ट्राइलोबाइट्स के बाह्य कवच एक्सोस्केलेटन एक प्रकार के कड़े पदार्थ काइटिन के बने होते हैं। रेडियोलेरिया में सिलिका के तथा कशेरुकी प्राणियों के कवच बहुधा चूने के कार्बोनेट्स यानी कैल्शियम कार्बोनेट्स और फॉस्फेट्स के बने होते हैं। काइटिन सरलता से नहीं घुलता, इसलिए उनके अस्थिपंजरों के जीवाश्म की संभावना अधिक होती है। क्रिस्टलिक सिलिका यानी क्रिस्टलाइज सिलिका सबसे अधिक प्रतिरोधी खनिजों में से एक है, परंतु अस्थिपंजर में बहुधा यह अक्रिस्टलीय और कांचाभ रूप में मिलती है। अक्रिस्टलीय सिलिका अपेक्षाकृत सरलता से घुलनशील होता है। जिन प्राणियों के अस्थिपंजर चूने के कार्बोनेट और फॉस्फेट के बने होते हैं, वे इनके सरलता से घुलनशील होने के कारण अत्यंत शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जो अस्थिपंजर है उनका रासायनिक संगठन क्या है, ये भी परिरक्षण के दौरान महत्व रखता है। इस प्रकार हमने जीवाश्म परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स के लिए जो महत्वपूर्ण कारक है उनके ऊपर आपके साथ आज चर्चा की। विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में सूचक जीवाश्म और जीवाश्म परिरक्षण दो मुद्दों पर हमने आपको जानकारी बताई। आप इस वीडियो को बार बार देखें, सुने, समझें, पढ़ें और घर बैठे अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखें। कोविड-19 की महामारी के इस दौर में जब तक दवाई नहीं, किसी प्रकार की ढिलाई नहीं, वैक्सीनेशन का काम पूरे भारत में बहुत शीघ्रता से ही प्रारंभ होने वाला है। कल पूरे भारत में, भारत के सभी जिलों में ड्राई रन करके उसकी पूर्व तैयारियों को पुख्ता किया गया। बहुत ही जल्दी भारत में वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन तब तक हमें सावचेत रहना है। 18 जनवरी से महाविद्यालय में यूजी-पीजी के फाइनल ईयर्स स्टूडेंट्स की क्लासेस एसओपी के तहत सरकार की दिशा निर्देशों के पालना के साथ प्रारंभ होने जा रही हैं। यूजी-पीजी के फाइनल के विद्यार्थी उन गाइडलाइंस का अक्सर पालन करते हुए महाविद्यालय में अध्ययन के लिए आएंगे। तब तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी आपकी स्टडी जारी रहे। हम राजकीय बागड़ महाविद्यालय डीडवाना के यूट्यूब चैनल पर विभिन्न विषयों के विभिन्न टॉपिक्स पर जो भी महत्वपूर्ण लेसन आपको दे रहे हैं, उन्हें देखें, सुने, समझें, पढ़ें और अपनी पढ़ाई अनवरत जारी रखें।